नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में गुजरात फार्मूले की आहट। दरअसल गुजरात फार्मूले की बात बहुत दिनों से मध्य प्रदेश में हो रही थी, लेकिन लोग कह रहे थे और मीडिया का भी मानना था कि मध्य प्रदेश और गुजरात में बहुत फ़र्क है। लेकिन अभी जो दो सूची निकली है उससे ऐसा अंदाज लग रहा है कि मध्य प्रदेश में गुजरात फार्मूले की आहट है या संकेत है या आशंका है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि कई विधायक और मंत्री डरे हुए हैं। जिस ढंग से दूसरी सूची जारी हुई है और उसमें केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को मैदान में उतारा गया, उसके चलते ऐसा लगता है कि गुजरात में जो 45 विधायकों को टिकट काटे गए थे, उससे जो रिजल्ट मिले, जो परिणाम आए, वो 43 नए विधायक जीत कर आए। और उसके चलते ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी शायद मध्य प्रदेश में जो मंत्री हैं उनके बड़ी तादाद पर टिकट काट सकते हैं या सारे मंत्रियों के टिकट साफ कर सकते हैं। ऐसी आहट सुनाई पड़ रही है, ऐसी आशंका है, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में दूसरी सूची जारी हुई उसके चलते 39 उम्मीदवारों को भनक नहीं थी कि उनके नाम सूची में आने वाले हैं या जिनके टिकट कटे उनको अंदाज ही था कि उनके टिकट कटने वाले हैं। इस बात की पुष्टि केंद्रीय नेतृत्व के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी बातचीत में उन्होंने कहा इस बात को कि उनको 24 घंटे पहले सिर्फ ये कहा गया था कि आपको नई जिम्मेदारी दी जाने वाली है, आप उससे मना मत करिए। लेकिन चुनाव लड़ा जाएगा इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी और वो खुद भी नहीं चाहते थे कि इलेक्शन के मैदान में जाए। 1% भी उनकी इच्छा नहीं थी। तो इस पर हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में गुजरात पैटर्न की, गुजरात फार्मूले की, गुजरात मॉडल की आहट क्यों सुनाई पड़ रही है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक सरोकार से जुड़े एक आम आदमी के नाते प्रकाश पेशवे जी। स्काइप पर जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल ग्वालियर के जयंत तोमर जी, और टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे ग्रामीण सरोकार से जुड़े और वैश्विक विषयों के जानकार रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल चर्चा की शुरुआत जयंत जी आपसे करना चाहता हूँ। मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही? जयंत जी, मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है आपको? जी बिल्कुल साफ आवाज आ रही है राघवेंद्र जी। जी दरअसल चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी ग्वालियर चंबल फोकस में है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अब जो बात हो रही है वो ये कि 3 दिन पहले यानी 25 तारीख को मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में मौजूद थे। एक सभा को संबोधित किया उन्होंने, कार्यकर्ता महाकुंभ को, लेकिन उनके जाने तक किसी को अंदाज नहीं था कि 39 प्रत्याशियों की सूची आने वाली है और उसमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय मंत्रियों समेत सांसदों के नाम और कुछ नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। इससे लगता है मध्य प्रदेश में क्या गुजरात फार्मूले की आहट है? और इसके साथ साथ ये भी आपसे पूछना चाहेंगे, क्या गुजरात फार्मूले की आहट से मध्य प्रदेश का जो कार्यकर्ता है वो खुश है कि नहीं? क्योंकि जो दो सूची आई हैं उस सूची के चलते मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने अपने रुझान देने शुरू कर दिए। वो इस बात से थोड़े प्रसन्न, आह्लादित है, खुश हैं कि जो लीडर 5 साल तक मजे करते थे अब वो मैदान में आके पसीना बहाएंगे। कम से कम सांसदों की बात करें, केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, आपकी उस पर भी अगर टिप्पणी आए तो बेहतर होगा। जयंत जी। जी बिल्कुल राघवेंद्र जी। ये जो बात कही है कि क्या मध्य प्रदेश में भी गुजरात फॉर्मूले की आहट है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन गुजरात में चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों का ही गृह क्षेत्र रहा है, दोनों वहां पर सत्ता में रहे हैं, तो उनके लिए आसान था। लेकिन मध्य प्रदेश में ये अप्रत्यक्ष रूप से गुजरात फॉर्मूला ही लागू किया जा रहा है और पूरी तरह से मध्य प्रदेश को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश केंद्रीय नेतृत्व ने की है। जी। मैं यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी की बात को कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि यही जो बात आपने कही कि बहुत नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़े और जीते और वहां पर केंद्र में रह के खूब आराम से राजनीति की, अब पसीना बहाना पड़ेगा। तो यही बात उन्होंने भी कही है, वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी ने भी यही बात कही है। तो इसमें लेकिन मैं एक, गिरजा शंकर जी ये तो की वो नहीं बात, कहेंगे कि एक तीर से कई निशाने, लेकिन ये है कि केंद्र, जी, गिरजा शंकर जी की बात को केंद्रीय मैं नेतृत्व ना ने, पढ़ पाया था, मैं ना सुन पाया था। जी, मैं चूक गया उनको सुनने और पढ़ने से। जी, तो गिरिजा शंकर जी ने यही कहा कि अब इनको पसीना बहाना पड़ेगा
जिन क्षत्रपों को मध्य प्रदेश में उतारा गया है, जी जिन केंद्रीय मंत्रियों को, जिन सांसदों को, और ये अप्रत्यक्ष रूप से इससे दो फायदे हैं। एक तो ये है कि ठीक है, अलग अलग संभाग स्तर पे एक एक केंद्रीय नेता को दे दिया, वो अपने अपने क्षेत्र को संभालें और अपने चुनाव को संभालें। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री पद के लिए जो द्वंद्व है वो स्पष्ट हो जाएगा चुनाव जीतने हारने के बाद। जी, जो आपने द्वंद्व शब्द का इस्तेमाल किया, उस पर मुझे कुमार विश्वास वो कविता खूब गाते हैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, उसमें तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं उनसे कहा कि अब रण क्षेत्र में उतरो, खूब पसीना बहाओ, और जो जीत कर आएगा, जितने ज़्यादा मतों से जीत कर आएगा, उसके बाद फिर विधायक और बाद में तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक बात हो रही है कि जो लोकसभा के सदस्य हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं और जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उनके साथ साथ जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार के जो मंत्री हैं, उन पर भी मुझे लगता है कि वक्र दृष्टि है केंद्रीय नेतृत्व की, क्योंकि गुजरात फार्मूले का मतलब है कि सारे मंत्री घर बैठ सकते हैं। और ये चीज़ इसलिए भी संभव है क्योंकि 20 साल की सरकार में कई मंत्री ऐसे हैं जो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से लगातार मंत्री पद का सुख उठा रहे हैं। तो हमें लगता है कि उनको घर बैठाकर एंटी इनकम्बेंसी जो उनके खिलाफ है, उससे पार्टी मुक्त होकर नए चेहरों को मौका दे सकती है, क्योंकि 20 साल में एक पीढ़ी बदल जाती है। अगर किसी उम्मीदवार की, किसी कार्यकर्ता की उम्र 20 साल पहले 50 साल की रही होगी, तो वो आज 70 साल का हो गया, वो तो गेम की बाहर हो गया है। तो हमें लगता है कि नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। और उसके साथ साथ जो एक तरह से राजकीय सुख भोग रहे थे नरेंद्र मोदी के नाम पर, ऐसे नेताओं को मैदान में उतारकर कहा कि पसीना बहाइए, अब आप झुग्गी झोंपड़ियों में जाइए, कार्यकर्ताओं की नाराज़गी सुनिए, क्योंकि कार्यकर्ता अपने आप को 20 साल से थोड़ा सा उपेक्षित, थोड़ा सा साइडलाइन महसूस कर रहा था। अब वो भी इस चुनाव में उन सब नेताओं से अपना हिसाब किताब बराबर जरूर करेगा, क्योंकि 5 साल तक जो उसने, या 20 साल तक जो उपेक्षा सही है, वो ज़रूर सोचेगा कि मैं ये 20-25 दिन का जो चुनाव प्रचार होगा उसमें अपना हिसाब किताब पूरा करूं। रमेश सिंह जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? रमेश जी, हाँ रमेश जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? हाँ, आ रही, आ रही। दरअसल नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की जो टीम ने मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों का चयन शुरू किया है, उससे कार्यकर्ताओं में एक अजीब तरह की खुशी है, जिसे कहते हैं ना, वो सुखद आश्चर्य में डूबे हैं। और नेताओं के जो 20 साल से उन पर राज कर रहे थे, उनके टिकट कटता हुआ देखकर, उनके टिकट कटने की खबर से वो खुश हैं। वो चाहते कि नए चेहरे आएँ और 20 साल से जो सरकार में थे वो थोड़े से संगठन का काम करें, थोड़ा सा पसीना बहाएं, जो कुछ उन्होंने कमाया उसको खर्च करें। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में गुजरात फार्मूले की आहट या आशंका आप भी महसूस करते हैं? महसूस कर रहा हूँ मैं। जिस तरह से अभी टिकट बटे हैं, उससे ऐसा लग रहा है जिस तरह के हालात बीजेपी के मध्य प्रदेश में है, तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि स्थिति में सुधार हुआ है, तो उस स्थिति को और सुधारने का सबसे अच्छी स्मार्ट स्ट्रेटेजी अगर कोई है एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने की, अपन ने ये दिल्ली में एमसीडी चुनाव में भी देख चुके हैं कि एमसीडी में पूरे टिकट काट कर फिर से उन्होंने जीत लिया था। असल में क्या होता, आम आदमी का रुझान है वो किसी व्यक्ति विशेष पे, अपना जो विरोध है, कोप है वो किसी व्यक्ति विशेष पर केंद्रित हो जाता है, और आप उस व्यक्ति को परिदृश्य से हटा दें तो वो उसका जो प्रकोप है, गुस्सा है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता। आप उनकी पसंद के एक नए आदमी को टिकट दे दो तो वो खुश हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी पसंद को तवज्जो दी है। यही कार्यकर्ताओं और जो लीडर्स होते हैं क्षेत्रों के, उनके साथ भी वो भी पक जाते हैं, वो हो जाते हैं। रमेश जी, पसंद को तरजीह भले ना मिले, लेकिन जिन चेहरों को वो देखकर उकता गए हैं, जो चेहरे उनकी उपेक्षा करके जो सत्ता के दलालों को आगे बढ़ाते हैं राजनीति में, उनसे जो भाजपा का कार्यकर्ता है या कांग्रेस का कार्यकर्ता, वो बड़ा दुखी रहता है, क्योंकि टिकट काटना उसके हाथ में नहीं होता, लेकिन वो मौका आने पर उनको हराने की कोशिश करता है, और टिकट जब कट जाता है तो वो खुश होकर पार्टी का काम करने लग जाता है। ऐसी एक सामान्य मनोविज्ञान है। जी जी बिल्कुल। तो अच्छा, मोदी अमित शाह की जो राजनीति है वो नए नए प्रयोग करने के लिए जानी जाती है। तो ये जो प्रयोग है एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रलाइज करने का, ये तरीका है उन्होंने बहुत अच्छा इजाद किया है। अच्छा, इससे बीजेपी को एक फायदा होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाएगी, और इसका फायदा उनको लोकसभा में होगा अगले साल जो आएंगे।
दूसरी बात यह है कि नए जब चेहरे आते हैं राघवेंद्र जी, तो नए चेहरे पुराने जो जिनके टिकट कटे हैं उनकी स्टाइल को उन्होंने देखा है और उनने क्या भ्रष्टाचार किया, क्या उनकी खामियां, क्या नाकामियां, क्या कामयाबी आ रही है, उसके आधार पर वो एक नई विजन लेके आते। तो इस नई विजन का सत्ता को, सरकार को और प्रदेश को लाभ मिलता है। तो ये इस तरह से ये जो स्ट्रेटेजी बीजेपी अपना रही है ये कामयाब होगी। इसमें अब कितने परसेंट कामयाब होती है ये नहीं कह सकते, लेकिन कामयाब जरूर होगी, क्योंकि आम आदमी और खासतौर पर कार्यकर्ता है जो बिल्कुल पक चुका था इनको देख देख के, इनकी शक्लें, इनने खूब मलाइयां खाई है सप्ताह की, और जब सप्ताह की लंबे समय तक मलाई खाता ना राघवेंद्र जी, तो कार्यकर्ताओं को जहर जैसा लगने लगता। जब ये इनके टिकट कट जाते हैं तो उस कार्यकर्ता को अपार खुशी होती है, इसका मुंह काला हो गया। नया जो आता है वो रमेश जी, दरअसल सत्ता की मलाई तो जब पार्टी सत्ता में आती है तो सभी खाते हैं, लेकिन मिल बांट कर जो खाता है उससे कार्यकर्ता खुश होते हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं को तो वो कहते हैं कि हम तो 3 दिन से भूखे हैं, और खुद रोज सुबह और शाम अगर रसमलाई खाएंगे और उसके बाद ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे जो सत्ता की दलाली कर रहे हैं या जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उससे लेकर जो ईमानदार कार्यकर्ता, जो पार्टी का जिताऊ कार्यकर्ता है, वो खुश हो जाता है। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम सुनते हैं इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह वो क्या कहते हैं, और मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का क्या कहना है। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये घबराहट का प्रमाण है, एक सूचक है कि मोदी जी घबराए हुए हैं, अमित शाह जी घबराए हुए। प्रयोग जो गुजरात में किया था कि सारे मिनिस्टर सबके टिकट काट दिए, वो यहाँ भी प्रयोग हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि मुख्यमंत्री से लेकर जितने मंत्री हैं सबके टिकट भी कट सकते हैं भाजपा के। लेकिन क्या होता हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता मन बना चुकी है, कांग्रेस के पक्ष में लहर है। चुनाव की रणनीति की दृष्टि से जिनका व्यापक अनुभव है, तो ऐसे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता सहयोग के नाते से मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रत्येक जिले में और संभाग के स्तर पर अपनी भूमिका निभाएंगे। मेरे मन के था कि ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बनानी है और सरकार बनाने के लिए दिन रात एक करना है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। देखिए, संगठन में हमारा नेतृत्व जो निर्णय देता है या जो काम देता है वो सोच समझ करके संगठन निर्णय करता है। संगठन का निर्णय, तो पार्टी में संगठन का जो फैसला होता है उसको सब सिर माथे लगाते हैं। लेकिन प्रकाश जी, जो गुजरात पैटर्न की बात कर रहे हैं, गुजरात फार्मूले की, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 99 प्रत्याशियों के टिकट काट दिए थे, और उन 99 प्रत्याशियों के टिकट काट कर जो नए उम्मीदवार मैदान में लाए गए थे उसमें से 45 लोग जीत कर आए थे, और वो 45 में से 43 लोग नए थे। आप सोचिए कि नए लोगों को लाने का कितना फ़ायदा पार्टी को वहाँ मिला था। गुजरात की हम बात करें, और ये बात सही है कि नए आदमी को लोग उसकी अच्छाई बुराई का पता नहीं होता, तो मतदाता भी उस पर एक तरह से दाव लगा देता है, और पार्टी उस पर दाव लगाती कि क्या पता इसमें से कौन से हीरे निकल आए, कौन से हीरे को तराशने के पहले हमको काम अच्छे लोग मिल जाए। तो ये मुझे लगता है कि एक खोज है नए नेताओं की, क्योंकि 20 साल से मध्य प्रदेश में जो मंत्री पद हासिल किए हुए हैं उनके बदलाव की बात कार्यकर्ता भी कर रहा था, और केंद्रीय स्तर पर भी इसकी बातचीत हो रही थी। और जो मैंने कहा कि एक सामान्य मनोविज्ञान है कि एक ही चेहरे को देखकर लोग ऊब जाते हैं, और कई बार जिनके पास सरकार रहती है 20 साल तक, वो सोचते हैं कि वो इसके अधिकारी हैं और वो उसको फिर जनता की कृपा या कार्यकर्ताओं का सहयोग नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये तो भगवान ने हमारे लिए दिया है, आपकी इसमें क्या भूमिका है। तो ये भी एक तरह का, कई तरह की बातें उसमें, ये सब बातें भी हैं। आपकी राय, क्या गुजरात के तर्ज पर मध्य प्रदेश में भाजपा का नेतृत्व बदलाव करेगा टिकटों के मामले में, और बदलाव करेगा तो क्या मध्य प्रदेश में गुजरात की तरह पार्टी को लाभ मिलेगा? क्योंकि दिग्विजय सिंह तो कह रहे हैं कि जनता मन बना चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी, निश्चित रूप से ये जो केंद्रीय नेतृत्व ने जो मतलब जिस तरीके से पूरी चुनाव की जो सारी डोर अपने हाथ में ले ली है, इससे ये पता लगता है कि भाजपा उतनी आश्वस्त नहीं थी मध्य प्रदेश में जीतने के लिए। और जिस ढंग से जो आपने कहा ना कि नए लोगों, जिस तरह गुजरात फार्मूला इन्होंने यूज़ किया है, तो निश्चित रूप से जो नया आदमी जो प्रत्याशी आएगा तो निश्चित रूप से उसमें ज़्यादा ऊर्जा होगी और वो ज़्यादा उत्साह से जो है ना
अपना चुनाव प्रबंधन कर सकेगा। और निश्चित रूप से उन्होंने जो पुराने लोगों को भी जो दिया है, आपके जो मंत्रियों को और संसद सदस्यों को जो उन्होंने टिकट जो अभी जो दिया है, तो इससे उन्होंने एक मैसेज भी दिया है कि आप यदि बड़े नेता बन गए हैं आप ये नहीं कि आप कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच में ना रहें। मोदी जी ने ये एक संदेश भी देने की शायद कोशिश की है कि आप कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच में रहें। आखिर चुनाव का नतीजा तो मतदाता और कार्यकर्ता ही तय करता है। कार्यकर्ता जिताता है और मतदाता आपका निर्णय करता है जी। पहले वाली स्थिति नहीं रही है कि आप जेल में रह के या आप कहीं और रह के, जिस तरीके से आपने देखा कि कद्दावर नेता जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और राहुल गांधी को भी चुनाव हारे हैं ये लोग, है ना। तो आप और आज के ज़माने में जी आम आदमी, मतलब चाहे आपकी घर में काम करने वाली बाई हो, चाहे आपका सब्जी वाला हो या आपका ऑटो वाला हो, हर आदमी आज जो है, हर एक के पास मोबाइल है, हर एक के पास आजकल जो है नेटवर्किंग का ज़माना है, आपका सारी चीज़ें उनके पास आ जाती हैं और आज तो सब चर्चा करते हैं। वो ज़माना भी नहीं रहा कि धन बाहुबल पे भी हम चुनाव जीत सकें। लोग पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं और वो ये समझते हैं कि कौन आदमी अच्छा है कौन बुरा है, और वो उसमें से अगर सारे लोग खराब हैं तो मतदाता कम खराब को चुनाव जानता है, और उसने कई बार इस तरह के फैसले दिए भी हैं। जैन जी, सवाल है कि 20 साल के जो लोग सत्ता में थे, अगर उनके टिकट कटते हैं तो नए लोगों को मौका मिलेगा, और जो लोग कार्यकर्ताओं से और जनता से संवाद किए बिना कम करके सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव जीतते थे या शिवराज सिंह के नाम पर चुनाव जीतते थे या संगठन की बदौलत चुनाव जीतते थे, ऐसे लोगों को अब हमें लगता है कि पार्टी ने फिल्टर लगाना शुरू किया, छन्ना लगाना शुरू किया है, और उसमें नाम कटेंगे ऐसी आशंकाएं, ऐसे अनुमान, ऐसी संभावना लग रही है, जिसको हम गुजरात पैटर्न, गुजरात फार्मूले की बात कर रहे हैं। तो जो लोग घर में बैठकर मोदी के नाम पर संगठन के ऊपर सवार होकर या शिवराज के या उनके नाम पर चुनाव जीतते थे, अब उनकी थोड़ी सी जंग छूटेगी, थोड़ा सा वो जनता के बीच में जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कार्यकर्ताओं की भी थोड़ी सी मक्खन पालिश करेंगे। हमें लगता है कि कुछ होना हो नए लोगों के आने से या केंद्रीय नेतृत्व के जो लोग हैं उनके मैदान में उतरने से। अब 2 महीने के लिए कार्यकर्ताओं के दिन तो अच्छे आने वाले हैं, आपकी राय? बिल्कुल ठीक बात है। 2 महीने के लिए कार्यकर्ताओं के दिन अच्छे आने वाले हैं। मैं यहाँ पर एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि जिस समय मध्य प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 18 महीने की कमलनाथ सरकार के बाद में, उस समय मंत्रियों के मोबाइल नंबर जारी किए गए थे और कहा गया था कि ये मोबाइल नंबर पे आप फोन लगाएंगे तो कभी भी ये फोन उठ सकता है। हम सब बता सकते हैं कि कौन सा मोबाइल नंबर इनका कब लगा है, और साधारण आदमी का तो शायद ही लगा हो, कुछ महत्वपूर्ण लोग हों उनके लग गए हों। इसमें मैं संशोधन करूंगा कि जो मोबाइल नंबर जारी किए थे और कहा था कि आप मोबाइल नंबर लगाएं, वो कभी भी लगाएंगे तो आप उठाएंगे, तो उसको ये मानना चाहिए कि आप मोबाइल नंबर लगाएं, वो कभी भी नहीं उठाएंगे। जी जी जी। और यहाँ तक स्थिति रही कि वो मोबाइल नंबर उनके सुरक्षा गार्डों के पास रहते थे और वो तक फोन नहीं उठाते थे। ये स्थितियां रही हैं। और अब ये जो स्थिति है, तो निश्चित रूप से ये एक तरह से ठीक ही है कि अगर जैसा प्रकाश जी ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि अगर वाकई आप बड़े नेता है किसी संभाग के, किसी अंचल के, तो अब आपको बिल्कुल जमीन पे जाना चाहिए, कार्यकर्ताओं के बीच जाना चाहिए और जो स्थितियां हैं उनसे रूबरू होना चाहिए। लेकिन इसमें एक रणनीति ये भी है कि ये अगर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से इनको भी जमीनी हकीकत समझ में आएगी और ये पूरी तरह से इसके लिए अब जिम्मेदार ये नेता स्वयं ही होंगे भारतीय जनता पार्टी की सफलता और असफलता के लिए। ये भी एक बात है। जी जैन जी, हम ये समझते हैं कि जो लीडर होता है उसको सब पता होता है। ऐसा नहीं है कि हम मीडिया बताए या कार्यकर्ता बताए या जनता बताए तब उनको पता चलता है। उनको मालूम होता है कि उनके क्षेत्र में, उनके महकमे में कब आलपिन गिर रही है, उनको उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, कितना भ्रष्टाचार है, कितने अफसर मनमानी कर रहे हैं। उनको मालूम होता है कि जो कार्यकर्ता आ रहा है वो क्या काम लेकर आ रहा है। वो 20 साल या राजनीति करते करते वो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, विशेषज्ञ हो जाते हैं कि वो लिफाफा देख के मजबून पहचान लेते हैं, कार्यकर्ता का चेहरा देख के समझ जाते हैं कि वो क्या उनसे मांग करने वाला है और उसकी समस्या क्या है। तभी वो उसको टाइम देते हैं और जब काम नहीं करना होता है
तो वो उसको दरकिनार करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कार्यकर्ता की मांग क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। तो मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में जो लोग उतारे गए हैं मैदान में, जो उतारे जाने वाले हैं, उन सब का अहंकार भी टूटेगा, क्योंकि 20 साल सत्ता में जो मंत्री बन जाता है, 20 साल जो लगातार विधायक रह जाता है, वो एक तरह की अलग किस्म की राजशाही में रहता है, उसकी दुनिया अलग हो जाती है। भले ही वो गलियों से, झुग्गियों से, झोंपड़ियों से निकल कर वो सत्ता में पहुंचता है, लेकिन सत्ता में जाने के बाद वो फिर एक अलग दुनिया में रहता है। तो इस बार अगर टिकट बदलते हैं, भाजपा का नेतृत्व बदलाव करता है, तो कई नेताओं का अहंकार भी टूटेगा और इसका सबसे ज़्यादा आनंद कार्यकर्ता लेने वाले, ऐसा लगता है। रमेश सिंह जी, आपकी राय? 20 साल में जो नेता, विधायक या मंत्री बन गए हैं, उनके पीछे ग्राउंड पे पार्टी का काम करने वाले बहुत सारे नेता है जिनने 20 साल तक जमीन पे काम किया है। कार्यकर्ताओं के चूंकि पद नहीं था तो कार्यकर्ताओं के सीधे संपर्क में रहे हैं, कार्यकर्ताओं के शादी ब्याह हर सुख दुख में शामिल रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं से उनका जो जुड़ाव है वो भावनात्मक है। अच्छा, इस दौरान विधायकों के प्रति कार्यकर्ताओं में एक बेचैनी आई और उन नेताओं के प्रति जो कि काम कर रहे थे 20 साल से, उनके प्रति एक सद्भावना रही। अब जब ये टिकट कटेंगे तो उन्हें टिकट कटने की भी खुशी होगी और जो ग्राउंड पे जिनने काम किया है, कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में रहे, उनको टिकट मिलने की खुशी भी रहेगी। तो इस तरह से ये जो निर्णय है बीजेपी का, ये निर्णय बहुआयामी निर्णय है और इससे निश्चित रूप से बीजेपी की जो सफलता की संभावनाएं है, प्रतिशत है, वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। दिग्विजय सिंह जी का जहां तक सवाल है तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, वो इसके अलावा कह भी क्या सकते हैं जी। लेकिन जयंत जी और रमेश जी और प्रकाश जी इस बात से आपको याद होगा, सहमत होंगे कि पहले नारे चला करते थे, चेहरे पर जो लाली है सत्ता की दलाली है। बिल्कुल सही बात है। लगा आप देखिए कि जो 20 साल पहले विधायक बन गया तो उसके चेहरे पर लाली आ सकती है, सांसद के, मंत्री के चेहरे पर लाली आ सकती है, लेकिन 20 साल से जिन विधायकों के साथ जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, जो उनके चंपू कार्यकर्ता जिसे मैं कहता हूँ, चंपू और चापलूस कार्यकर्ता, उनके चेहरे पर भी जबरदस्त लाली आई है। और आप उनके बैंक अकाउंट, उनके घर, उनकी गाड़ियाँ अगर देखेंगे तो जो आम कार्यकर्ता है वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा उसे ईर्ष्या होती कि साला हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो दलाली कर नहीं पाता, चापलूसी कर नहीं पाता। भाजपा का कार्यकर्ता थोड़ा सा अक्खड़ किस्म का होता है, वो सही बात बोलता है, और अगर वो चापलूसी करना चाहे भी तो जयंत जी और प्रकाश जी और रमेश जी, मैं आपको बताऊं कि वो कुछ दिन तक तो कर पाता है, बाद में वो खुद ही उससे हट जाता है, क्योंकि उससे आमतौर से चापलूसी बनती नहीं है। तो ये जो चेहरे पर लाली वाले लोग हैं, कार्यकर्ता और जनता इस बात से खुश होगी कि कम से कम इनकी थोड़ी सी स्थिति, सड़क पर आएंगे, जनता के बीच में रहेंगे, कुछ दिन सत्ता से दूर रहेंगे, नए लोग सत्ता में आएंगे, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा पॉजिटिव फील करेगा और अच्छा महसूस करेगा। प्रकाश जी, आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी क्या है? उनका अहंकार तो आपने बिल्कुल सही कहा राघवेंद्र जी, कि उनका अहंकार तो टूटेगा और साथ में उनकी लोकप्रियता की भी परीक्षा की घड़ी आएगी जी, क्योंकि पहले जो उन्होंने जो कमाया और उसके बाद वो जनता और कार्यकर्ताओं के बीच गए, उन्होंने उनके काम किए कि नहीं किए, ये उनकी परीक्षा की भी घड़ी होगी। और निश्चित रूप से ये उनको पता लगेगा कि हमने जो कुछ काम किया उसका क्या परिणाम उनको मिलेगा। बिल्कुल, है ना। और दूसरा बात, उसके जो विरोधी जो उनका जो है उसने कितना काम किया, तो दोनों की जो है लोकप्रियता की भी ये परीक्षा की घड़ी होगी। निश्चित रूप से इससे भाजपा को फायदा तो होगा। समय तो खत्म हो रहा है, लेकिन मैं एक एक लाइन की टिप्पणी जरूर चाहूंगा। आमतौर से पत्रकार जो होता है वो स्थायी प्रतिपक्ष होता है, सत्ता में कोई भी रहे हम उनके खिलाफ खड़े होते हैं, क्योंकि जो उनकी गलतियां वो दिखाते हैं, और कई बार सत्ता पक्ष के लोग इस तरह के मीडिया से नाराज भी रहते हैं। लेकिन जो नारे का मैंने जिक्र किया था कि चेहरे पर जो लाली है, वो लाली जब थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी सी उनका जो गुरूर कम होगा, अहंकार टूटेगा, इससे दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, वो इस बात से खुश हो जाएंगे कि कम से कम कुछ तो हुआ। जैसे मैं एक लाइन में एग्जांपल दूं, कोई अतिक्रमण करके घर बनाता है और उसका घर सड़क तक आता है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सड़क पर जो निकलता है वो परेशान होता है। लेकिन जब वो घर टूटता है तो हर आदमी उस टूटते हुए घर को देख कर खुश होता है कि अच्छा हुआ ये गलत काम टूटा। तो मुझे लगता है कि इस पर आपकी एक एक लाइन की टिप्पणी। जयंत जी। जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आप ये देखिए कि पूरे कार्यकाल में सत्ता में रहते हुए जी ये अनुपलब्ध रहते हैं, ठीक, कार्यकर्ताओं को उपलब्ध नहीं होते। समय का मैं एक लाइन की आपको सिंगल लाइन ह्यूमर चाहिए था आपसे। जी, सिंगल लाइन तो यही है कि निश्चित रूप से अब जब ये
अर्श से फर्श पे आए हैं जी, तो सभी लोग खुश होंगे बिल्कुल। कि अब जो है समय की सही कमी समय है, आया है। तो कुल मिलाकर टिकट कटने से भी अगर कोई फर्श पर आता है तो जो पार्टी के कार्यकर्ता जो समर्पित होते हैं वो खुश होते हैं, जनता को भी ठीक लगता है। तो तीनों मेहमानों को मैं धन्यवाद करता हूं, रमेश जी आपका भी, जयंत जी आपका भी, प्रकाश जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में टिकटों के बदलाव की हवाएं हैं, अफवाहें हैं, आशंकाएं हैं और एक तरह से गुजरात फार्मूले की आहट है। देखना आने वाले दिनों में भाजपा के टिकट जब बढ़ते हैं तो कितने नए चेहरे सामने आते हैं और कितने अंगद की तरह जमे कार्यकर्ताओं या नेताओं के नाम कटते हैं। खासतौर से मंत्रियों और विधायकों की बात करें तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।